Good afternoon, everyone, and welcome to this channel. So, Merry Christmas to everyone, to your family and the friends. Enjoy your day for the Christmas. आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा यूएस इक्विटी में एक जो स्मॉल कैप कंपनी लिस्टेड है उसके बारे में चर्चा करेंगे. देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो. Before make the video starting, I just want to ask you the all one question. Which company do you think is going to be the disruption in their own industry? And there are various industries at this moment in time, including the AI and including the space explorations, the consumers, and the finance. But if I ask you one question, which company is going to be the disruption in that space? The only one named as of now come to my mind is the Rocket Lab. Yes, we will study in this video about the Rocket Lab, which is a small cap company, $41 billion market cap company. उसके financials को समझेंगे, उसके Q3 के numbers को समझेंगे, किस तरीके से ये कंपनी रेवेन्यू बनाती है, थोड़ी सी अलग कंपनी है तो इसको अलग तरीके से एनालाइज किया जाता है. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एन अर्ली इन्वेस्टर बिफोर एवरी डिस्ट्रप्शन हैपन. अगर आपने 2019 में टेस्ला में इन्वेस्टर किया होता तो आप जाके अभी बहुत पैसा कमा चुके होते. अगर 2022 में आपने पैलेंटियर में इन्वेस्ट किया होता तो अभी बहुत पैसा आपका बन जाता. तो कंपनियां जो यूएस में स्पेशली जो कंपनियां हैं और एक अलग तरीके से काम कर रही है, प्री प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू स्ट्रीम में है, तो वो कंपनी बहुत पहले ही भाग जाती है और बाद में जब रेवेन्यू आने लगता है तो उसका एक पीक हो जाता है. 2019 में जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो रही थी तो टेस्ला का स्टॉक वहां से ही मतलब ऊपर पे जाने लगा था. 2021-22 में उसका टॉप लगा, फिर वहां से 2021 से वहां पर डाउनफॉल आया. तो इस सारी की चीजें यूएस मार्केट में होती रहती है. तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा बात करेंगे रॉकेट लैब के ऊपर. इफ आई शेयर माई स्क्रीन इन दिस वीडियो and you can easily see this company. This is one of the company which I'm going to discuss in this video. It's very different company. It's a space explorations. तो basically rocket lab करती क्या है? rocket lab सैटेलाइट बनाती है, उसको लॉन्च करती, रॉकेट लैब रॉकेट को लॉन्च करती है, सैटेलाइट बनाती है, स्पेस सिस्टम बनाती है, स्पेस सिस्टम के कंपोनेंट्स को बनाती है, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो यूएस है उनके साथ ये कंपनी काम करती है, नासा के साथ ये कंपनी काम करती है, बड़े कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है जिनको अपने सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजना है. आपके थ्रेट डिटेक्शन के लिए वो सैटेलाइट आपको यूज होते हैं, नहीं तो आपके जियोग्राफिकल कंडीशंस को इंफॉर्मेशंस के लिए भी सैटेलाइट यूज होती है. सो देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ द सैटेलाइट, व्हाई वी सेंड द सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस. कल ही आपने देखा होगा कि इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, एएसटीएस जो यूएस की कंपनी है उनके साथ कोलैबोरेशन करके. तो सैटेलाइट लॉन्च करना और उसकी जो उसका जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है बहुत तेजी से हर एक कंट्री में बढ़ रहा है. सो एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड वुड लाइक टू बी द टॉप ऑफ द स्पेस मिशन फॉर द वेरियस रीजन. दे वांट टू सेट द सैटेलाइट्स. अगर उस स्पेस में कोई कंपनी काम कर रही है तो हमें उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना इंपॉर्टेंट बनता है. और रॉकेट लैब जैसी कंपनी, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, सो दे हैव वेरियस प्रोडक्ट्स. दे हैव लाइक they launch the rocket. They have electron, they have neutron, they reusable rocket they do, they have a HAST kind of a program, they have a launch experiences और obviously responsive space. तो रॉकेट लैब जैसे मैंने कहा अपना खुद का रॉकेट बनाती है, इसीलिए इनका कॉस्ट का जो कंट्रोल होता है इनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है. अगर मैं आपकी बात करूं तो 245 सैटेलाइट उन्होंने अब तक लॉन्च किए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के हैं. तो बेसिकली इनके 3 जगह पे लॉन्च पैड है अमेरिका में है, जहां से ये अपने सैटेलाइट को, अपने रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं. ये अपना खुद का सैटेलाइट बनाते हैं, खुद का स्पेस सिस्टम बनाते हैं और दूसरों के लिए भी हेल्प करते हैं. जैसे मैंने कहा कि इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसीलिए इनके कॉन्ट्रैक्ट उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब 1 साल 2 साल 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मल्टी बिलियन डॉलर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. तो बेसिकली इनको पहले कॉन्ट्रैक्ट आता है, फिर बाद में इसके पास ये काम करते हैं और 2-3 साल लग जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हुए. बाद में वो रेवेन्यू जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपके फाइनेंशियल्स में. वो इस तरीके से ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग का फर्म आपने सुना होगा, कई आप ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, कंप्लीट हो जाने के बाद आप उसके रेवेन्यूज को फाइनेंशियल्स में ऐड करते हो. तो इसीलिए जो टाइमलाइन ऑफ ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन है थोड़ा सा डिले इस सारी कंपनियों में हो जाता है, रॉकेट लाइक जैसी. तो जैसे मैंने कहा
इनका एक ये जो इलेक्ट्रॉन करके इनका स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल लॉन्चर है। मतलब एक स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल लॉन्चर है जिसको अर्थ के ऑर्बिट में वो भेजते हैं और ये खुद वो बनाते हैं, इसलिए कॉस्ट कंट्रोल इफेक्टिवनेस उनका बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ये स्पेशली यूएस स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी एसडीए के साथ काम करते हैं। यूएस स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी के साथ ये लोग काम करते हैं और उनके साथ 17-18 लॉन्चेस का एक प्रोग्राम बनाते हैं और जिसके तहत वो जैसे-जैसे पीरियड होता जाएगा अपने अपने रॉकेट्स को वहाँ पर लॉन्च करते हैं। हालाँकि आपने बात सुनी होगी इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स की कंपनी 2023 साल पहले उसकी एस्टैब्लिशमेंट की थी। वो अगले साल अगर मैं वहाँ पर दिखाऊँ तो आई थिंक दे आर आल्सो कमिंग विद देयर आईपीओ। सो आपने ये देखा होगा कि इलॉन मस्क इज़ कमिंग विद देयर आईपीओ नेक्स्ट ईयर। तो ओपन एआई का भी आईपीओ आ रहा है, स्पेसएक्स का आईपीओ वैल्यूड हो रहा है 1.5 ट्रिलियन का। तो स्पेसएक्स एक बड़ी कंपनी है जो बड़े रॉकेट लॉन्च करती है, हाई पेलोड उनमें होता है। तो इसकी वजह से भी रॉकेट लैब जैसी कंपनियों में थोड़ा-सा ट्रैक्शन बना हुआ है, क्योंकि अगर कोई अच्छा बड़ा कॉम्पिटिटर आपके यहाँ आ जाता है तो टेलविंड आप में बना रहती है और जिसके चलते रॉकेट लैब हैज़ आल्सो बीन doing exceedingly well. I just want to show you all the Rocket Lab chart. You can see this stock has been literally on the $4 before I can say 27 August 2024. तो 27 अगस्त 2024 को $4 का ये जो स्टॉक है वो 77 स्टॉक में चला गया है। तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, लेकिन कंपनी में कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। कंपनी के लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। Q3 में उनके लॉसेस, हम फाइनेंशियल्स के ऊपर आएंगे डिटेल में, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू द सिनॉप्सिस फॉर द वन व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जैसे मैंने कहा, ये कंपनी ने अच्छा स्टॉक का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, उसको थोड़ा-सा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इस स्टॉक ने पिछले 1-2 दिन 2 वीक में आपने देखा होगा यहाँ पर ये डबल इतना मतलब 40 से लेके 80 तक की छलांग लगाई है। उसके 2-3 रीज़न है। पहला तो एक रीज़न है कि उनका $815 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है यूएस स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी के साथ, तो जिसके चलते यहाँ पर ट्रैक्शन बना हुआ है। स्पेसएक्स की बात हो रही थी जिसके चलते इनका ट्रैक्शन बना हुआ है और रिटेलर बहुत ज़्यादा इस स्टॉक को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। इट इज़ वेट एंड वॉच। एज आई ऑलवेज से देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो। यूएस मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल होता है। रॉकेट लैब जो है वो थोड़ा सा हाई बीटा नेम है यूएस में। ये कभी भी 50% ऊपर जा सकता है, 50% नीचे आ सकता है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर यू कैन बाय द डिप इन दिस काइंड ऑफ अ कंपनीज and build starting your positions, because you can see how the space exploration space is going to be the huge in days to come. ठीक है। हम थोड़ा-सा रॉकेट लैब के अपने वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। सो ये उनकी वेबसाइट है जहाँ पर जैसे मैंने कहा उनके बेसिकली 2 सैटेलाइट लॉन्चर्स हैं। पहले है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। अभी तक वो इलेक्ट्रॉन उनका जो ये है स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल लॉन्चर है, वहाँ से लॉन्च करते हैं। तो लगभग-लगभग इस पिछले कुछ सालों में कुछ 49 लॉन्चेस किए हैं इलेक्ट्रॉन्स के उन्होंने। और ये जो लॉन्चेस है जापान एक्सप्लोरेशन स्पेस एजेंसी के साथ किया है, यूएस स्पेस एजेंसी के साथ किए हैं। तो उनके साथ भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनका चल रहा है। ये कंपनी पीटर बेक करके कैलिफोर्निया में इनके फाउंडर है जिन्होंने स्टार्ट की थी। न्यूजीलैंड में इनके ऑपरेशंस है, वर्जीनिया में इनके ऑपरेशंस है। तो दे हैव अ बिग काइंड ऑफ लॉन्चिंग पैड्स एज वेल। तो आप देखो, ये उनके लॉन्चेस हैं जो रॉकेट को लॉन्च करते हैं, इलेक्ट्रॉन रॉकेट और न्यूट्रॉन। लेकिन वो अपना खुद का स्पेसक्राफ्ट भी बनाते हैं। अगर मैं स्पेसक्राफ्ट के ऊपर चला जाऊं एंड इफ आई जस्ट शो यू अ फैमिली ऑफ एडवांस कॉन्फ़िगरेटर स्पेसक्राफ्ट फॉर अ रेंज ऑफ मिशन प्रोफाइल। तो ये अपने खुद के इस तरीके जैसे हो गया, या इस तरीके से खुद के अपने स्पेस सिस्टम वो बनाते हैं और दूसरों को भी ये स्पेस सिस्टम बेचते हैं। अगर आपको कहीं इंडिया में इसरो है तो उनको भी अगर किसी कंपोनेंट की जरूरत है, वो सारे चीज बनाने का काम भी ये लोग करते हैं। तो 40 प्लस स्पेसक्राफ्ट इन बैकलॉग है उनके पास। 4 रॉकेट लैब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर चुके हैं। 1700 स्पेसक्राफ्ट फीचरिंग है अभी उनका। तो ये खुद इस चीज को डिजाइन करते हैं, खुद बिल्ड करते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। आई वांट everyone to go through this website and learn as much as you can, so then you can build a confidence to build some kind of position in this kind of a companies. So basically you can see that explorer hai, rocket labs, interplanetary spacecraft platforms, you can see capstone mission to the moon for NASA, तो उनके लिए भी बहुत सारा ये काम ये करती है। This is what I want to show is very exciting company, very niche kind of a companies इनमें होती है। और जैसे मैंने कहा इनके जो लॉन्च है इलेक्ट्रॉन के,
जिसके थ्रू ये लॉन्च करते हैं। तो 21 लॉन्चेस उन्होंने अभी तक किए हैं। 18 नए लॉन्चेस का कॉन्ट्रैक्ट भी अभी यूएस स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से उन्होंने साइन किया है। इनके पास लगभग लगभग 1.1 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट बैकलॉग इनके पास है, जिसमें से 815 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट अभी ये यूएस स्पेस एजेंसी के साथ साइन हुआ है, जिसमें वो 18 नए सैटेलाइट लॉन्च करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के, और उनको ऑर्बिट में भेजेंगे। 2027 तक ये काम चलेगा। तो दिस इज वन ऑफ द बिग कॉन्ट्रैक्ट दैट दे हैव साइंड। और ये जो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन एक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है उनका स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल लॉन्चर है, और न्यूट्रॉन जो है वो थोड़ा सा हाई हेवी लोड काइंड ऑफ मीडियम साइज लॉन्चर है उनका। सो अगर वो न्यूट्रॉन जो है वो अभी तक उन्होंने लॉन्च नहीं किया है। उनकी पहले जो डेट थी न्यूट्रॉन की वो 2025 में थी, लेकिन वो अभी एक्सटेंड होकर 2026 में चली गई है, बिकॉज उनको थोड़ा रेगुलेटरी अप्रूवल लगने थे। और उनको उनके जो सीईओ है उन्होंने कहा है कि हम थोड़ा सा लेट करेंगे, लेकिन वी विल डू द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क। एक बार न्यूट्रॉन उनको अगर सक्सेसफुल हो जाता है, बिकॉज इसका जो पूरी कंपटीशन है न्यूट्रॉन की, इट इज अगेंस्ट विद द फॉल्कन 9। आपने सुना होगा जो स्पेसिक का हाई लोड रॉकेट लॉन्चर है, तो इसके साथ इसकी कंपैरिजन हो जाएगी। तो जिसके चलते they will get a lot of revenues once they get successful into the neutron launch. इनको रेगुलेटरी अप्रूवल अभी 9th ऑफ दिसंबर को एक न्यूज आया था कि इनको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया है, एंड दे आर वेरी मच इन लाइन टू लॉन्च दिस न्यूट्रॉन which is a high load medium load rocket launcher in 2026, जिसके चलते you can see that 13,000 kilogram to LEO, 1,500 kilogram to Mars Venus, and it's a reusable launch again and again and again. तो सबसे खास बात मुझे ऐसी लगी, ये थोड़े से रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट को बनाते हैं, जिसके चलते कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स होता है, मार्जिन में थोड़ा सा अच्छा इसका इनपुट होने की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए न्यूट्रॉन सक्सेसफुल हो जाता है। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी वेल। दिस इज वन ऑफ द यू नो हाइट देखो 43 meters की इसकी हाइट है, डाया 7 meters है। सो आई विल नॉट गो इनटू द ऑल द डिटेल्स दैट यू कैन योरसेल्फ आल्सो गो इनटू इट, बट देयर आर सम पॉइंट्स लाइक if neutron gets very well, then I think you can have a very very सो बेसिकली दे हैव वेरियस गुड्स टू इट। तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के ऊपर आते हैं। अगर आप मिशन में देखो, इन्वेस्टर्स में देखो, इनकी अच्छी खासी टीम है। अगर मैं इसके सीईओज का नाम भी ले लूँ, तो पीटर बेक करके उनके जो सीईओ है, तो इन्होंने इस कंपनी को पहले फाउंड किया था। ये उनके फाउंडर है। सो बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है अभी तक। लॉन्च करते समय बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपकी एक साइंस आर्ट टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें करानी होती है। अगर मैं थोड़ा सा नंबर्स के ऊपर चले जाओ, अगर मुझे Q3 के नंबर्स के ऊपर अगर आपका चला जाऊं, अगर मैं फिजिकल एआई में इस नंबर्स को आपको सामने रखूं, तो ये रॉकेट लैब के नंबर्स है। तो अब थोड़ा सा आप देखो कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है 52.4% से। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल की बात करूं, ग्रॉस मार्जिन का जो नंबर है वो भी 26% से लेके 31%, मतलब अच्छा खासा ग्रॉस मार्जिन बढ़ा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर बात करो तो थोड़ा सा कम हुआ है, 65% से 40%। लेकिन अभी भी अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो निगेटिव में है, -229.3 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। जो ये देखो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर है, ये थोड़े से अभी थोड़े से मुझे नीचे की तरफ ही लगते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ लगता है। अगर मैं ईबिटा की बात करूं, जो हमारा एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर्स होता है, तो इसको अगर मैं सिलेक्ट करूं, तो ईबिटा के अगर मैं थोड़ा सा फिगर्स को आपको आपके सामने नजर आओ, तो ईबिटा जो है वो आप देखो -18 मिलियन का ईबिटा है, पहले -15 मिलियन का था। तो सॉरी, -187 मिलियन है। तो मतलब कहीं ना कहीं ईबिटा है माइनस से और माइनस हुआ है। ये इसकी वजह से हुआ है क्योंकि उनका जो एक न्यूट्रॉन का जो लॉन्च होने वाला है 2026 के लिए, उसके लिए बहुत R&D करनी पड़ती है, बहुत पहले कैश बर्न करना पड़ता है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी वो स्क्रैच से लेके आ रहे हैं।
तो अगर आपको न्यूट्रॉन बहुत सारे लॉन्च करने हैं तो न्यूट्रॉन के आर एंड डी के ऊपर बहुत सारा खर्चा होता है, जिसके चलते इनका जो ईबिटा जो है वो लॉस में है। अगर मैं नेट इनकम भी की बात करूं, ये देखो ये ईबिटा देखो, कहीं ना कहीं ईबिटा देखो, ये जब ग्राफ उल्टा पड़ना शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि दैट विल बी द ग्रेट डेज फॉर दी रॉकेट लैब। लेकिन अभी स्टॉक पहले ही भाग चुका है बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म। I have good faith that the stock will come down very soon, and that will be the good opportunity again. So you can see the EBITDA losses have been widened. It's because of their R&D expenditure. Their capex is getting increased for the new launches of the rockets and all of that stuff. तो ये EBITDA की बात हुई। अभी थोड़ा मैं अगर नेट इनकम की तरफ आऊँ, नेट इनकम, तो नेट इनकम में कई अच्छी तरीके से आ नहीं रहा है। नेट इनकम में भी कहीं ना कहीं लॉसेस है। ये देखो कंसोलिडेटेड नेट इनकम में अगर बात करूँ तो माइनस 197.6, पहले माइनस 190.2 था। ये देखो और तरीके से तो ये जो है लॉसेस जो है वो उसके बढ़ते चले जा रहे हैं। इस लॉसेस को अगर वो कम करेंगे आगे जाते हुए, अगर न्यूट्रॉन सक्सेसफुल हो जाता है, आर एंड डी स्पेंड कम हो जाता है, और फिर क्या है, रीयूजेबल रॉकेट को लॉन्च ही करना है, तो जिसके चलते इनको बहुत सारा फायदा हो सकता है। अभी स्टॉक ऊपर है दो तीन कारणों की वजह से। एक तो स्पेसएक्स के आईपीओ की वजह से, और दूसरा जो $815 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट उनको यूएस डेवलपमेंट एजेंसी से मिला है, जिसके चलते ट्रैक्शन है। बिकॉज इनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो मिल रहे हैं, जैसे यूएस के साथ हो, इनको जापान से एक कॉन्ट्रैक्ट है, जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, उनके साथ इनका एक कॉन्ट्रैक्ट है। इनको यूके गवर्नमेंट के साथ, यूके की जो स्पेस एजेंसी है, इनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन बिकॉज दे आर मूविंग फॉरवर्ड, दे आर लुकिंग इनटू द फ्यूचर, और उसके लिए जो नया लॉन्च है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर बहुत सारा, न्यूट्रॉन अगर सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बहुत सारे लॉन्चेस हो जाते हैं, सो दैट दिस कंपनी विल grow multifold. As of now, I don't see that is coming before that. तो कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग है अभी भी कंपनी, कभी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाऊं कि नेक्स्ट ईयर में फोर्थ क्वार्टर के रेवेन्यू में भी उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू विल बी लाइक 170 to 180 मिलियन डॉलर्स, गैप ग्रॉस मार्जिन विल बी 37 to 39%, नॉन गैप ग्रॉस मार्जिन विल बी 43-45%, गैप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिटवीन 122 to 188 मिलियन, और इंटरेस्ट इनकम 3.5 मिलियन। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यूज तो है, कोई बात नहीं है, रेवेन्यू विल कम, बिकॉज इनके पास बैकलॉग जो है, जैसे मैंने कहा $1.1 बिलियन का बैकलॉग इनके पास है। लेकिन लॉसेस के चलते इस कंपनी में थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी भी दे आर, यू कैन सी एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट इनकम $3.5 मिलियन। तो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है इनका अभी तो, क्योंकि लॉसेस अगर वाइडन अप नहीं हो जाते, मतलब कम नहीं हो जाते हैं, और यही स्पेंडिंग अगर वो करते रहते हैं, तो देन इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर देम तो गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर मैं ये Q3 की अगर मैं करूँ, अगर मुझे प्रेजेंटेशन इनका मिल जाए तो, या सो यू कैन सी दैट revenue growth is there. There is no problem about the revenue growth. ये इलेक्ट्रॉन के लॉन्च पहले हुए थे, ये इलेक्ट्रॉन के लॉन्चेस है। इलेक्ट्रॉन का लॉन्च होने हो जाने के बाद किस तरीके से उनका क्वार्टर फॉर लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा है, तो ये भी आपको दर्शाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, स्पेस में अगर मान लो कि अगर किसी स्पेस एजेंसी के साथ उनका एक सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है, तो बाकी जो गवर्नमेंट है तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वापस आ जाते हैं। तो जिसके चलते भी इनको तो बहुत सारा हेल्प होता है। इसके चलते इनकी पहली कैश बर्न हो जाती है, और बाद में जाके स्टॉक ऊपर की तरफ भागता रहता है। तो ये देखो, ये पूरे स्पेस सिस्टम पे बनाती है, पेलोड, ऑप्टिकल सिस्टम, फ्यूचर ऑफ कंपोनेंट टू इट। तो न्यूट्रॉन का अभी लॉन्च होने वाला है। ये जो न्यूट्रॉन है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो आगे जाके एक नया रेवेन्यू स्ट्रिप उनका बनेगा, पाथ टू फर्स्ट लॉन्च। तो फर्स्ट लॉन्च, ये देखो ये किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। एक्सटेंसिव टेस्टिंग अंडरवे है अभी तक। ये सारे बहुत सारे डिटेल उन्होंने दिए हैं अपने अपने इसमें। और फाइनेंशियल आउटलुक, ये देखो $155 मिलियन का रेवेन्यू अभी तक किया है। रेवेन्यू इंक्रीज बाय 48% ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो नियरली 48% से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है $148 मिलियन का। रेवेन्यू बैकलॉग अगर मैं बात करूं, तो ये मैं बैकलॉग की बात करता था, $1.1 बिलियन का बैकलॉग उनके पास है। तो हेल्दी बैकलॉग है। We expect approximately 57% of our ending Q3 backlog to be recognized within 12 months, for the remaining 43% to be recognized beyond 12 months. तो मतलब ये जो बैकलॉग है 1.1 बिलियन का, जिसमें से इसमें से 12 महीनों में ये बैकलॉग पूरा हो जाएगा, इसमें से हाफ।
43% विल बी रिकॉग्नाइज्ड बियॉन्ड 12 मंथ्स। तो कहीं ना कहीं ये है, इसकी थोड़ी सी रिस्क है कि कस्टमर कंसंट्रेशन इनका होता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट से करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब एग्जीक्यूशन होना ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कैंसिल हो सकता है। मान लो कि डोनाल्ड ट्रंप अगर मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं और जिसके चलते उनको बहुत सारा प्रेशर आ जाता है, पॉलिटिकल कुछ उल्टा पलट वहां पर अमेरिका में हो जाती है, तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने दिए होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने या स्पेस एजेंसी ने, वो कैंसिल भी हो जाते हैं, जिसके चलते इन सारे स्टॉक्स में आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, सब चीजें अच्छी सी जा रही है, या कोई पॉलिटिकल रिस्क आ रहा है। अगर मान लो कि पॉलिटिकल रिस्क आता है और पब्लिक के प्रेशर में आके डोनाल्ड ट्रंप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं नहीं, अभी यहाँ पर खर्चा कम करेंगे और कंज्यूमर पे खर्चा थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, तो जिसके चलते इन सारी कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट आता है। इसलिए मैंने अपने वीडियोस में कहा था कि कई कई बार ये थोड़े से ऊपर भी जाते हैं और थोड़े से नीचे भी आते हैं। तो ये देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं, पहले 86 मिलियन इनका हुआ करता था, अभी 98.1 इनको नॉन गैप ओपेक्स है। पहले 106 का गैप हुआ करता था और 116 हुआ है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, ये आर एन डी का जो स्पेंड है, 66 मिलियन से 70 मिलियन आर एन डी के स्पेंड हुआ है। बाकी जो एस जी ए का जो कंट्रीब्यूशन 45 है, तो 106 से 116 की तरफ इनका रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गया है। ये देखो, कैश फ्लो भी नहीं है, ये जो कैश फ्लो जो है -23 है। अगर मैं ईबिटा की बात करूं, एडजस्टेड ईबिटा की बात करूं, पहले -32 था, अभी -45 है। तो कहीं ना कहीं अभी 170 180 मिलियन का तो लॉन्च वो दे रहे हैं। एडजस्टेड ईबिटा की बात, एक्सपेक्ट इंटरेस्ट इनकम तो 3.5 मिलियन, एडजस्टेड ईबिटा लॉस ऑफ 23 to 29 मिलियन। अभी कितना है कुछ, मुझे लगता है एडजस्टेड इबिटा का लॉस कुछ -18 वगैरह है। ये देखो यहाँ पर अब वो बता रहे हैं कि एडजस्टेड इबिटा लॉस ऑफ 23 मिलियन टू 29 मिलियन, तो मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में भी ये लोग बता रहे हैं कि हमारा जो एडजस्टेड इबिटा है वो लॉस में ही रहेगा। 23 मिलियन, अभी कुछ -8 मतलब 18 मिलियन का लॉस है इबिटा के लेवल के ऊपर, लेकिन अभी वो बढ़ते बढ़ते कुछ -23 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लॉसेस Q4 में भी अच्छे नहीं है। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी expanded to that factor. Yes, you can see -26.3 मिलियन, सॉरी मैंने 18 मिलियन कहा था, -26.3 मिलियन है अभी एडजस्टेड EBITDA का लॉस। वो आगे जाके आपका यू विल गो टुवर्ड्स 23 to 29 मिलियन, तो लॉसेस तो है ही, रहने वाले हैं। लेकिन स्टॉक में दो तीन चीजें अच्छी है। पहली चीज कि ये अगर न्यूट्रॉन अगर सक्सेसफुल हो जाता है, वो डायरेक्टली फॉल्कॉन 9 जो स्पेसएक्स का है उसके साथ वो फाइट करेगा। अगर वो हेवी लोड है, थोड़ा सा मीडियम हेवी लोड का लॉन्च वो कर देते हैं और उनको एक नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं यूएस के साथ, जापान, यूके गवर्नमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, उनको अगर वो सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, तो अर्निंग विजिबिलिटी होती है, जिसके चलते मार्केट अपने स्टॉक को फिर ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा खींचने की संभावना होती है। अगर दूसरा कैपेक्स जो है, अगर मैं थोड़ा सा कैपेक्स एक्सपेंडिचर्स की बात करूं, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, अब जो ये आप खर्चा कर रहे हो, ये स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए, ये आपका न्यूट्रॉन के लॉन्च व्हीकल के लिए, वो अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो भी उनको थोड़ा सा फायदा हो सकता है। अभी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस न्यूट्रॉन के चलते बढ़ ही रहा है, 106 से 116.3% से हुआ है। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यूज अच्छे हैं, बैकलॉग ऑफ द रेवेन्यूज अच्छे हैं, कंपनी इज डूइंग ऑल द राइट थिंग्स एज ऑन डेट, बट and the SpaceX is also coming. If the SpaceX comes next year early, then I think the stock is going to stay here, because the stock this stock का ये जो performances है वो इसीलिए हुआ है कि रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, और जो शेयर होल्डर है उनको लगता है कि एक ना एक दिन जाके यहाँ से चेंजेस होने वाले हैं, हमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखने वाली है, और वो नजर भी आ रहा था। लेकिन ये थोड़ा सा जो फॉल हुआ है वो उसके लिए हुआ है कि जब नंबर आए थे जहां पर ये उन्होंने कहा था कि Q4 में भी लॉस होंगे, और उसके चलते ये थोड़ा सा नीचे गया, और फिर वो 816 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने साइन किया, जिसके चलते दे गॉट इनटू दिस काइंड ऑफ स्टीम, और जिसके चलते या दिस इज द SpaceX एक्सपेक्टेड टू बी पब्लिक जायंट इन IPO 2026। तो मोटा मोटी मेरा कहने का मतलब है कि हाइपरसोनिक टास्क भी उनका एक नया लॉन्च है जो यूएस के साथ वो काम कर रहे हैं। तो इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी ऑन द प्लैनेट टू स्टडी वेल इन डिटेल, टू अंडरस्टैंड व्हाट दे एक्चुअली डू, हाउ दे मेक द रेवेन्यूज। जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स के लॉन्च वो करते हैं। ये जो है, ये मैंने कहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स के बहुत सारे लॉन्च उन्होंने अभी तक किए हैं, जिसके चलते उनको बहुत सारे रेवेन्यूज इस टाइम से आता है। ये देखो,
कार्बन कंपोजिट ये स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल लॉन्चर है जिसके तहत वो बनाते हैं। और इस सारी चीज़ को खुद बनाना, डिज़ाइन करना और इसकी वजह से भी उनको बहुत सारा होता है। और स्पेस सिस्टम के लिए तो है, स्पेसक्राफ्ट बनाते हैं, पेलोड्स हैं, स्टार ट्रैकर्स और रिएक्शन व्हील बनाते हैं, फ्रंटल लोडियर्स बनाते हैं। तो it's doing well. So hope you like my videos. I don't want to be more extended this video. You can study this company in detail and learn yourself as well. No buy and sell recommendation. अगर आपको मेरे ये जो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको कौन सी चीजें पसंद आई थी, कौन सी चीजें पसंद नहीं आई थी, वो भी आप कमेंट करना. आई विल टेक दिस इन अ पॉजिटिव वे फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर माई सेल्फ एज वेल. सो please like, share, and subscribe. Hope you like this video. Please study. This company is very exciting company. I'm not saying that you should go and buy tomorrow this kind of companies. No, not at all, because the company has been run very high from like $4 to $77. उसको थोड़ा सा कूल ऑफ होना पड़ेगा. अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं, थोड़ा सा यहाँ वैल्यूएशन का एक पॉइंट रह गया. अगर मैं थोड़ा सा वैल्यूएशंस की बात करूं तो ये जो कंपनी है तो लगभग लगभग इसका मार्केट कैप है $41 बिलियन है. अगर मार्केट प्राइस टू मार्केट की बात करूं, मतलब प्राइस टू सेल्स की बात करूं तो कुछ 78 पे ऊपर अवेलेबल है. तो प्राइस टू सेल्स थोड़ा सा महंगा है. पीए रेशियो की बात आएगी नहीं क्योंकि अभी तक प्रॉफिटेबल है नहीं है. $41 बिलियन ये थोड़ा सा स्मॉल कैप कह ही जाता है यूएस मार्केट में. ये देखो एफसीए पे कैश फ्लो जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है. ईबीटा -34 है. ग्रॉस मार्जिन अच्छा है 31% का. एम्प्लॉय 2016 100 एम्प्लॉयज है. तो कहीं ना कहीं अगर इफ और डेट की बात करूँ, ये देखो 500.6 मिलियन का नेट डेट है इनके पास. तो ऑब्वियसली ये नंबर आपको आरओई आरओसी कम नजर आएंगे क्योंकि प्रॉफिटेबल है नहीं है. लेकिन इन सारी कंपनियों को अगर आपको देखना होता है तो आपको बहुत अलग एंगल और चश्मे से देखना होता है. इसीलिए तो शेयर होल्डर्स ने इस प्राइस को ऊपर की तरफ लेके गया है. अदरवाइज कोई लॉस मेकिंग कंपनी को कौन इस तरीके से ऊपर पे लेके जाता है. सो यू कैन सी योर सेल्फ लाइक ये देखो रॉकेट लैब सिक्योर्ड एन 816 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द यूएस बेस्ड डेवलपमेंट एजेंसी फॉर satellite production, making its largest deal to date. Company achieved a record 21 launches within this year to operational capabilities. Analysts have shown the strong support for the Rocket Lab with the price target is significantly positive developments. So these are all the things, and over the past period company बहुत बड़ी है ऐसा उन्होंने कहा है. तो this is what about the Rocket Lab. Hope you like this video. Please like, share, and subscribe. Hope you like my content. Please comment on the comment box about your suggestions and if you want me to cover any of your stocks. So मिलते हैं next video में. Thank you very much and enjoy the off today. Thank you very much.